Hello everyone, welcome back to Science Spectrum. I am Sakshi Arora and today we are going to start chapter 2 of Paula Bruce, which is Acids and Bases Central to Understanding Organic Chemistry. एक टाइम ऐसा था जब केमिस्ट कंपाउंड को टेस्ट करके आइडेंटिफाई करते थे। अगर कंपाउंड टेस्ट करने में खट्टा है, दैट इज सावर है, तो इसका मतलब वो एक एसिड है। जैसे कि सिट्रिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है लेमन्स में और लेमन को खट्टा बना देता है, या एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। और जो कंपाउंड्स इस एसिड प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करने के काम आते थे उनको बोला जाता था बेसेस। अब बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले ये दोनों थे जिन्होंने बताया था कि एसिड उस कंपाउंड को बोला गया था जो इजीली अपना प्रोटॉन लूज कर दे। प्रोटॉन मतलब द हाइड्रोजन आइटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो एसिड वो कंपाउंड हो गया जो रेडिली अपना प्रोटॉन लूज कर दे, मतलब बहुत इजीली अपना प्रोटॉन लूज कर दे। और बेस वो कंपाउंड हो गया जो बहुत इजीली उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो यही डेफिनेशन हो गई ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से एसिड और बेस की। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से जो कंपाउंड H पॉजिटिव को इजीली दे सकता है वो बन गया एसिड, लेकिन जो कंपाउंड H पॉजिटिव को इजीली ले सकता है वो बन गया बेस। H पॉजिटिव को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन। यहाँ पे HCl जो है वो अपना प्रोटॉन दे रहा है H2O को, राइट? एज वी कैन सी प्रोडक्ट साइड क्लोराइड आयन बन रहा है। क्लोराइड आयन बन रहा है HCl से, क्योंकि HCl अपना प्रोटॉन दे चुका है और फॉर्मेशन कर रहा है क्लोराइड आयन की। और H2O जो है वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और बना रहा है हाइड्रोनियम आयन। इस केस में हमारे पास जो HCl था वो हमारा एसिड हो गया और जो H2O था मतलब वाटर था वो अपना बेस हो गया। इस केस में ये जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, एसिड और बेस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन या फिर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी बोलते हैं। अब एसिड बेस रिएक्शन अगर हमने यहाँ पे लिखी है तो हमने बीच में जो एरो बनाया, डबल साइडेड एरो बनाया है, हमने क्यों बनाया है? क्योंकि हमें रिवर्सिबिलिटी दिखानी है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट बना रहा होता है, प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट भी बना रहा होता है। ये जो एरो होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड की। जब एसिड प्रोटॉन लूज कर देता है तो उसके बाद वो बनाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि HCl एसिड था, HCl ने अपना प्रोटॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे अब क्या बन गया? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन हमारा क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। हम यहाँ पे क्लोराइड आयन को कॉन्जुगेट बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखा जाए अगर तो क्लोराइड आयन के पास अब कोई प्रोटॉन नहीं है जिसको वो लूज कर सके। अब क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो इट कैन ओनली एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड नॉट लूज इट, राइट? तो वो सिर्फ अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में, लूज करने की सिचुएशन में कहीं से भी नहीं है। तो HCl जो एसिड था, जब उसने अपना प्रोटॉन लूज किया तो उसने अब क्लोराइड आयन जो बनाया है वो उसका बेस बन चुका है। बेस क्यों? क्योंकि वो अब प्रोटॉन को सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, लूज नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन व्हाई द एसिड फॉर्म कॉन्जुगेट बेसेस। लेकिन अगर हम बात करें बेस की, तो बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बना लेता है कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि H2O हमारा बेस था यहाँ पर, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद उसने क्या बना लिया था? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव जो बना है अपना यहाँ पे वो उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कॉन्जुगेट एसिड क्यों हो गया? क्योंकि H3O पॉजिटिव अब कोई और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है? वो एसिड की तरह ही रिएक्ट कर सकता है, अब वो सिर्फ प्रोटॉन को दे सकता है, करेक्ट? तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं अगर देखना चाहें तो। HCl प्लस H2O, ठीक है, इट इज गिविंग अस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, राइट? अगर मैं रिएक्शन के इस साइड देखती हूँ, LHS की साइड देखती हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है। ये मेरा क्या है? एसिड है और ये बेस है। अगर मैं रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड देखती हूँ तो ये मेरा बेस हो गया यहाँ पर और ये मेरा एसिड हो गया यहाँ पर। क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो अगर कुछ फॉर्म होगा तो H3O पॉजिटिव से H2O फॉर्म होगा और Cl नेगेटिव से HCl। H3O पॉजिटिव से H2O तभी फॉर्म हो सकता है जब वो प्रोटॉन को डोनेट कर दे या प्रोटॉन को लूज कर दे, विच इज द बिहेवियर ऑफ एन एसिड। और Cl नेगेटिव से HCl तभी बन सकता है जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, विच इज द बिहेवियर ऑफ अ बेस। Cl नेगेटिव को बोलेंगे HCl का कॉन्जुगेट बेस और H3O पॉजिटिव को बोलेंगे H2O का कॉन्जुगेट एसिड। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है। ये हमारा अमोनियम आयन और ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन।
अब क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है NH3 है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है विच इज NH4 पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अमोनिया यहाँ पे बेस हो जाएगा और H2 यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है प्रोटॉन को डोनेट करके, तो ये अपना एसिड हो जाएगा, राइट। और अमोनियम आयन बेस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इन दो रिएक्शन से हम इतना तो समझ सकते हैं कि H2O जो है वो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है रिएक्शन में और बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है रिएक्शन में। उसके पास दोनों की तरह रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है क्योंकि उसके पास लोन पेयर भी है और प्रोटॉन भी है। अब बात करते हैं एसिडिटी की। किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को मेजर करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी रेडिली वो प्रोटॉन को लूज कर रहा है, मतलब कितना इजीली वो अपना प्रोटॉन लूज करने को तैयार है। जितना इजीली वो अपना प्रोटॉन को लूज कर देगा उतनी ही ज्यादा उसमें एसिडिटी होगी। और अगर बात करें बेसिसिटी की, बेसिसिटी में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि कितना इजीली कंपाउंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने को तैयार है। जितना इजीली कंपाउंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, रेडिली एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। अब बात करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके वीक कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं। जो वीक कॉन्जुगेट बेस से हमारा क्या मतलब है और क्या बोलना चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है HCl का। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब वो इजीली रिलीज कर सकता है प्रोटॉन को, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। HCl जब अपना प्रोटॉन को दे देता है तो वो Cl नेगेटिव बनाता है, राइट। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन जो क्लोराइड आयन यहाँ पे बन रहा है प्रोटॉन देने के बाद इसके, वो एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। वीक कॉन्जुगेट बेस क्यों है? क्योंकि वो इतना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर पाएगा। समझ में आया? क्लोराइड आयन बहुत इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस से HCl नहीं बनाएगा क्योंकि क्लोराइड आयन अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में स्टेबल आयन है, तो वो इतना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो जब इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो वीक कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा या वीक बेस कहलाएगा। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। और अगर बात करते हैं वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि अगर एसिड वीक है तो उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया बेस अच्छा है लेकिन एसिड तो बहुत वीक है ना, पर अगर अमोनिया को कभी प्रोटॉन देना पड़ गया तो उसके बाद जो वो बेस बनाएगा वो NH2- बनाएगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्योंकि ये फटाफट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहता है। तो ये यहाँ पे प्रोटॉन देना नहीं चाहता, इसीलिए ये वीक एसिड हो गया, ठीक है, क्योंकि देना ही नहीं चाहता प्रोटॉन। जो बेस बना है यहाँ पर वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा मतलब बहुत अच्छा बेस होगा। तो बहुत अच्छा बेस होगा तो मतलब वीक एसिड कैसे बेस बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अब यहाँ पे एक केस देखते हैं, HBr और HCl। HBr जो है वो HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब HBr क्या कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा? ब्रोमाइड आयन। और HCl कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा? क्लोराइड आयन। अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं। क्योंकि HBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसीलिए जो Br नेगेटिव होगा वो ज्यादा वीक बेस होगा, ठीक है। बेसिसिटी अगर देखी जाए तो कंपैरेटिवली क्लोराइड आयन की बेसिसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड आयन। यहाँ पे आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको रिएक्शन लिखनी है बिटवीन HCl एंड NH3, प्रोडक्ट्स फॉर्म करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। और दूसरी रिएक्शन आपको लिखनी है बिटवीन H2O एंड NH2-। अब बात करते हैं pKa और pH की। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। HCl प्लस H2O गिव्स अस H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरो देखूं तो फॉरवर्ड एरो ज्यादा बड़ा है और बैकवर्ड एरो छोटा है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो फेवर की जा रही है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है। इतना ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट उतना वापस से फॉर्म नहीं हो रहा है जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो वो इजिली डिसोसिएट हो जाता है, वो अपना प्रोटॉन बहुत इजिली दे देता है और कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेता है। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, CH3COOH प्लस H2O, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO
माइनस, ठीक है, एसिटेट आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ऐसा क्यों, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवर्ड क्यों है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है हमारे पास, और क्योंकि वो एक वीक एसिड है तो वो वाटर में ईजिली अपना प्रोटॉन नहीं देगा, ईजिली प्रोटॉन नहीं देगा, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन है वही फेवर होगी रादर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि जब डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिखवा देती हूँ, डिग्री टू विच एन एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर इंडिकेटेड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जिस डिग्री पे, जितने अमाउंट में, जितने परसेंटेज में डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का पानी में आने के बाद, सो द डिग्री टू विच द एसिड डिसोसिएट इन वाटर, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, उसको हम इंडिकेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्या एग्जांपल के लिए HA ने अपन ने कोई रिएक्शन लिख ली हाइपोथेटिकल, अगर हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है इसका तो हम कैसे निकालेंगे, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोडक्ट का पहले कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, H2O एंड HA, ओके। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं पर्टिकुलर स्पीशीज का। के इक्विलिब्रियम है वो जनरली हम निकालते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, मतलब जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहता है हर जगह, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये अपना फॉर्मूला है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को यहीं ले जाएंगे और इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, के इक्विलिब्रियम को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, और इससे हमें मिलेगा के ए क्या है अपना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इनटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये हो जाता है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ पे जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है दैट इज टेकन टू बी 55.55 मोलार। बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी के की, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उनकी जो के की वैल्यूज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, जो वीक एसिड होंगे उनकी के की वैल्यू कम होगी। क्यों बोल रहे हैं कि के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि के की वैल्यू निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का और कॉन्जुगेट बेस का ऊपर लिखा जाता है। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा फॉर्म हो रहा होगा या हाइड्रोनियम आयन जितना ज़्यादा फॉर्म हो रहा होगा, मतलब एसिड उतना डिसोसिएट हो रहा होगा, एसिडिटी उतनी ही होगी, जितना ज़्यादा वो डिसोसिएट होगा, जितने इजीली वो प्रोटॉन देगा उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब के की वैल्यूज़ को याद करने से अच्छा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम pKa निकाल लेते हैं। pKa निकालते कैसे हैं, माइनस लॉग ऑफ के की वैल्यू। तो pKa अगर मैं HCl का निकालती हूँ तो HCl की pKa वैल्यू अपनी आ जाती है -7, ठीक है। तो -7 है तो इसलिए मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिकली pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। जो Ka के केस में हमने पढ़ा था उसको जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि pKa अगर लेस देन 1 है किसी का भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। अगर pKa की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है तो यहाँ पर मॉडरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मतलब मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट pKa की वैल्यू अगर 3 और 5 की रेंज में है तो ये वीक एसिड्स हैं। कौन से एसिड्स हैं ये, वीक एसिड्स। pKa की वैल्यू अगर 5 और 15 के बीच में है तो वो बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। और अगर pKa की वैल्यू 15 से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैं। So that's all for today. I hope you liked the lecture.